Good morning, students. Today we will continue chapter 9, Simple Machines. Look at page number 107. In the previous video, we have discussed about force and introduction of this chapter. And in this video, we will discuss about types of forces first. Types of forces are contact forces and non-contact forces. What do you mean by contact forces? As we know, meaning of contact is एक दूसरे के संपर्क में आना। जैसे कि हम किसी को जानते हैं, उससे बातचीत करते रहते हैं, कन्वर्सेशन होती रहती है, तो इसका मतलब क्या है, हम उसके कांटेक्ट में हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। और हम उसे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, इट मीन्स हम किसी भी बॉडी पार्ट का यूज़ करके किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने की कोशिश करते हैं, तो वो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि हम उससे फिजिकली कांटेक्ट में आ रहे हैं। फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज, वो फोर्स जो बॉडी के द्वारा लगता है व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं। लाइक कांटेक्ट फोर्सेस भी टू टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट में सिर्फ एक ही टाइप से नहीं आ जा सकता, दो टाइप से आते हैं। एक तो वो जिसके लिए हम अपनी मसल से फोर्स लगा रहे हैं, लाइक हम अपने किसी बॉडी पार्ट का यूज़ कर रहे हैं पुश करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है, हम उस चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारी मसल्स फोर्स लगा रही हैं, तो वो फोर्स क्या है, मस्कुलर फोर्स। लाइक कोई भी हैवी बॉक्स है, आप उसे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें क्या होगा, हमारी मसल्स फोर्स लगाएंगी, हमारी मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो चीज़ क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, इट मीन्स मस्कुलर फोर्स है। फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, जो फोर्स मसल्स लगाएंगी, हमारी मसल्स ने जो फोर्स लगाया, जोर लगाया, वो मस्कुलर फोर्स है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जब किसी चीज़ के अपोजिट कोई फोर्स लग रहा है, लाइक अपोजिशन ऑफ फोर्स, ठीक है, अपोजिशन फोर्स है ये फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिशन फोर्स को कहते हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अगेंस्ट कोई फोर्स लगाया जा रहा है तो वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है। लाइक मैंने बॉल को थ्रो किया, अगर आगे से आकर आपके फ्रेंड ने उस बॉल को स्टॉप किया, तो उसने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, उस बॉल को रोकने की कोशिश की। मैंने तो मूव करवाया ना, बॉल को थ्रो किया, मूव करवाया था, लेकिन उस बॉल आपके फ्रेंड ने क्या किया, उस बॉल को स्टॉप कर दिया, इट मीन्स उसको रेस्ट में ले आया, फोर्स लगाया उसने, इट मीन्स उसके अपोजिट फोर्स लगाया, उसको रोकने की कोशिश की, मतलब उसके अपोजिट फोर्स लगाया, तभी तो वो फोर्स बॉल रुकी। तो इससे क्या हुआ, वो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। ओके, लाइक किसी रफ सरफेस पर हम बॉल को थ्रो करते हैं, कोई भी सरफेस है, आप ग्राउंड फ्लोर पे बॉल को थ्रो करते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो बॉल स्टॉप कर जाती है। वो स्टॉप क्यों होती है, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती, हालांकि हमें दिखाई देता है, बट वो पूरी तरह से फिर भी स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं होती। ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बॉल अपने आप रुक जाती है या उसकी स्पीड बिल्कुल कम होती जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होता है। ऐसे ही यहाँ एक बॉक्स रखा है, कोई यहाँ से मोशन इस तरफ शो कर रहा है, इट मीन्स बॉक्स को इस तरफ पुश किया जा रहा है, राइट हैंड साइड पे पुश किया जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, ये सरफेस लगा रहा है। ये जो सरफेस है ना, ये स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब खुरदरी जगह है, प्लेन जगह नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। दिख रहा है ना आपको, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आप इधर मूव कर रहे हो, इसके सामने आकर ये फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मीनिंग है जब हम फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ये फोर्स ऑटोमेटिक लग जाते हैं। ओके, इसको हम फिजिकली कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी नहीं होता। लाइक फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हालांकि वो बॉडीज आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होती, लेकिन फिर भी वो फोर्स लग जाता है। वो फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। आप सभी ने मैग्नेट्स तो देखे होंगे, ठीक है।
मैग्नेट्स के 2 पीसेज आपने लिए, इट मीन्स 2 मैग्नेट्स लिए, दोनों मैग्नेट्स को आपने यहाँ पुट किया। जब आप उनसे खेलते हो, प्ले करते टाइम क्या होता है, वो मैग्नेट्स जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करती हैं। देखा होगा सभी ने, जब मैग्नेट्स के आप साथ खेलते हो उनके साथ, तो क्या होता है, वो मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे की तरफ खींची चली जाती हैं। क्यों खींची चली जाती हैं? क्योंकि उनके अंदर फोर्स है। कौन सा फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आयरन का ऑब्जेक्ट है, तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि जो मैग्नेट है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है। इसीलिए कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट आप रखोगे वो मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाएगा। ओके, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, जो फोर्स मैग्नेट लगाती है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर लगाती है। इट मीन्स आपने ये एग्जांपल करके देखा हो, मे बी आपने घर पे भी ट्राई किया हो। हम कोई भी स्केल लेते हैं या पेंसिल या पेन कुछ भी लेते हैं, तो आप कॉम्ब भी ले लो। कॉम्ब को जब आप हेयर में रब करते हो तो क्या होता है, कॉम्ब के ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, ठीक है। उस चार्ज से क्या होता है, आप पेपर के छोटे छोटे पीसेस करो, उन पीसेस को नीचे थ्रो करो। जब आप उस कॉम्ब को उन पेपर के छोटे छोटे पीसेस के पास लेकर आओगे, तो वो जो पीसेस हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। अपने आप वो किसके ऊपर स्टक आउट होंगे? कॉम्ब के ऊपर स्टक आउट होंगे, चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस कॉम्ब के ऊपर चार्ज आया, ठीक है। इसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमारी जो अर्थ है वो क्या है, ग्रेविटी, उसके अंदर ग्रेविटी है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? कभी आपने नोटिस किया, कोई ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं तो वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वापस नीचे ही क्यों आता है? क्योंकि अर्थ जो है वो फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक अट्रैक्टिव फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो सभी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स इट। जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेती है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रिक्शन एंड इट्स कॉजेज। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए अपोजिट फोर्स, ठीक है। जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसी को ही फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फोर्स डेट अपोजिज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके अपोजिट कोई फोर्स लगाया जा रहा है, तो वो फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट और सरफेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आकर या कोई भी बॉडी आकर उससे फोर्स लगा रही है तो वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। इट स्लोज डाउन और स्टॉप्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स से क्या होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर देता है या फिर उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल पहले तो स्लो हो जाती है, स्लोली मूव करती है, और फिर एक स्टेज ऐसा आता है वहाँ आकर वो रुक जाती है। तो ऐसा कब होता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। अभी तो मैंने बताया आपको अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, लेकिन अभी बोल रही हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपोज करती है, मतलब उसको उसके अपोजिट फोर्स लगाती है। लाइक हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं, कोई भी हार्ड हैवी बॉक्स है, आप उसे मूव करवा रहे हो, पुश कर रहे हो, तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। लेकिन रफ सरफेस होने की वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो जो फ्रिक्शन होगा, मतलब अर्थ की वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा और आपका फोर्स ज़्यादा होगा तो वो हैवी ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। लेकिन आप धीरे धीरे पुश कर रहे हो और नीचे से रफ सरफेस बहुत ज़्यादा है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा।
तो आप उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। जो अर्थ है वो अपोजिट फोर्स बहुत ज़्यादा लगा रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन इन अवर डेली लाइफ। बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड, जैसे कि ग्राउंड पे बॉल रोल करते करते थोड़ी देर बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं उस सरफेस पे, इसी वजह से वो बॉल स्टॉप कर जाती है, उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। एक ग्रेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए हैवी बॉक्स, जैसे कि ये हैवी बॉक्स रखा है, इसे टू बॉयज़ मिलकर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेज द मोशन, क्योंकि नीचे से क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है, इसीलिए उनको ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब ये ज़्यादा जोर लगाएंगे तब तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा और वो बॉक्स को आसानी से मूव कर लेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन इज कोज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कब होता है, कब लगता है अपोजिट फोर्स? जब हमारा जो सरफेस है उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़, जैसे कि आप कोई काम करते हो उसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, तो वो चीज़ क्या है? आपकी चीज़ को मतलब नुकसान पहुंचा रही है, आपके पेपर को गंदा कर रही हैं। मिस्टेक्स तो अच्छी नहीं लगती ना पेपर में, आपके मार्क्स कम आएंगे। तो ऐसे ही जो फ्रिक्शन है ये किसकी वजह से होता है? जब सरफेस के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं, कहीं से सरफेस रफ है, कहीं से कैसा है, मतलब ऊपर नीचे है, कुछ भी हो सकती है इरेगुलरिटीज़, कुछ ना कुछ कमी है उस सरफेस के अंदर, तो उसकी वजह से क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर। अगर दोनों सरफेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ हैं तो वो आपस में लॉक कर जाएंगे। व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू मूव एनी सरफेस ए लार्जर फोर्स नीड टू बी अप्लाइड। अगर कोई भी सरफेस है उस पर आपने कुछ मूव करवाना है तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जैसे ये बच्चे लगा रहे हैं इस बॉक्स को पुश करने के लिए, टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग, ताकि आप इस इरेगुलरिटीज़ को इफ़ेक्ट, इनकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े, इसकी वजह से आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है रफ सरफेसेस। रफ सरफेस में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़। रफ का मतलब क्या होता है? जो जगह प्लेन नहीं है वो रफ है। रफ मीन्स खुरदरी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, कहीं से फर्श टूटा हुआ है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर। अगर इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, अगर वहाँ का रफ सरफेस है, बहुत ज़्यादा खुरदरी जगह है, तो उसको पुश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। फोर्स अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी ग्रेटर। इसीलिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, इसीलिए हमें भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही यहाँ है, एफर्ट हम किस तरफ कर रहे हैं, फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं। इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? इस तरफ। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रहा है? उसके अपोजिट में लग रहा है। इस वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, डायरेक्शंस ऑफ टू फोर्सेज आर अपोजिट टू ईच अदर। इन दोनों फोर्स में क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स है। स्मूथ सरफेसेस, कोई भी जगह स्मूथ है, प्लेन है, तो वहाँ क्या है? लेसर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़, इसका मतलब वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ बहुत ही कम है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस। अब इरेगुलरिटीज़ कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा, मतलब हम आसानी से पुश कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो मतलब वहाँ आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी जैसे कि बाथरूम में टाइल्स लगी होती हैं तो वहाँ पर हमें कुछ पुश करना हो तो हम आसानी से पुश कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ कम है, वहाँ का सरफेस बहुत प्लेन होता है और हम वहाँ क्या कर सकते हैं? आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों कम फोर्स लगाएंगे? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? कम है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा तो हम उसको आसानी से मूव करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम कोई भी काम करने की जो एबिलिटी है वो क्या है? एनर्जी। हमने जो फोर्स पढ़ा था वो क्या था? पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, उसके लिए आप क्या लगाते हो? जोर लगाते हो। किसी चीज़ को खींचते हैं तो जोर लगाते हैं, धकेलते हैं तो जोर लगाते हैं, तो वो क्या है? फोर्स है। लेकिन एनर्जी क्या है? किसी भी काम
को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। जैसे कि लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, लिख नहीं पाएंगे, हाथ नहीं चलेंगे हमारे। वी कैन नॉट सी एनर्जी बट इट्स इफेक्ट्स कैन बी सीन। हमें एनर्जी दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये बच्चा काम कर रहा है, एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब काम करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है। जैसे कि आपकी काम करने की क्षमता है, आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, तो ये क्या है, आपके अंदर एनर्जी ही बोल रही है। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कैसे काम करोगे। द सन इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है वो एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। इट प्रोवाइड्स ग्रीन प्लांट्स विद द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। ये ग्रीन प्लांट्स को ऐसी एनर्जी देता है जिसकी वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सभी को पता है प्लांट्स को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत है, सबसे पहले सनलाइट की। सनलाइट के बिना वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जैसा कि हम सभी को पता है, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर। जैसे कि हमें खाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए खाने के लिए, भोजन। भोजन किससे मिलता है, पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो किससे मिलती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्लांट से ही मिलती है। अब दूध को ही लगा लो, आप कहोगे दूध तो हमें प्लांट से नहीं मिलता, एनिमल से मिलता है। लेकिन एनिमल किस पर डिपेंड है, प्लांट पर। प्लांट को किससे एनर्जी मिली, सनलाइट से। और सनलाइट कहाँ से आई, सन से आई। तो सन क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ एनर्जी का। तो सभी लिविंग थिंग्स किस पर डिपेंड हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं फूड के लिए, चाहे वो ह्यूमन बींग है चाहे वो एनिमल्स है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।